और अब बात करते हैं आज की पहली कवर स्टोरीज की। हिंडनबर्ग के ताजा खुलासे के बाद सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच सवालों के घेरे में है। विपक्ष सेबी चीफ और अडानी मामले को लेकर जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस 22 अगस्त को प्रदर्शन करने वाली है। दूसरी तरफ रेगुलेटर सेबी की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि आरोप सीधे सीधे सेबी प्रमुख पर हैं। मांग उठ रही है कि रेगुलेटर की साख को बचाए रखने के लिए मौजूदा चेयरपर्सन को पद से हटाना चाहिए, ताकि संस्था के प्रतिष्ठान पर आंच नहीं आए, क्योंकि रेगुलेटर की कानूनी जिम्मेदारी निवेशकों का भरोसा बहाल करने की है। अगर आंच रेगुलेटरी प्रमुख पर ही है तो फिर भला निवेशकों में भरोसा कैसे बहाल होगा? आज हम हिंडनबर्ग के आरोपों के बीच रेगुलेटरी पद की गरिमा कितनी अहम है, इस पर चर्चा करेंगे। जानेंगे इस मामले में अब आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए। और हमारी इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, मेरा सबसे पहला और सबसे अहम सवाल यही होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इस बार सीधा निशाना सेबी प्रमुख पर है। हालांकि हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी और सेबी प्रमुख दोनों की सफाई आई है। सेबी जैसे संस्थान की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्या सेबी प्रमुख का पद से हटना जरूरी है? देखिए, जो नई रिपोर्ट है उसमें दो मुख्य समस्याएं पैदा कर दी हैं सेबी प्रमुख के लिए। नंबर वन, उन्होंने चार जो आरोप लगाए, वो चारों के चारों आरोप सेबी चीफ ने डिनाई नहीं किए। उन्होंने तथ्यों को माना है। उन्होंने ये सिर्फ कहा है कि हमने इसके लिए जो आवश्यक डिस्क्लोजर थे वो सरकार को, सेबी को कर दिए थे। अब वो इससे ये मसला बनता है कि जो डिस्क्लोजर्स थे वो सफिशिएंट थे या सही थे, और उन अगर डिस्क्लोजर पे बिजनेस रिलेशनशिप रहती है या अडानी इसके साथ इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप रहती है, तो वो डिस्क्लोजर्स को सरकार ने और सेबी ने कैसे उसको अलाउ किया। इन इन रिलेशनशिप से उनको कोई फ़ायदे हुए थे या नहीं हुए थे, वो उचित फ़ायदे थे, यानी कुल मिला के कई सारे उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी इंडिपेंडेंस पे ये जो सवाल उठ गए हैं। और दूसरा जो सबसे अहम सवाल ये उठ गया है कि जो देरी हुई है अडानी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे जनवरी 2023 में, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप इस पे जांच करिए, 24 ऐसे आरोप हैं। उन जांच पे जो अभी तक कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, जांच पूरी नहीं हुई है 1.5 साल से ज़्यादा वक्त जाने के बावजूद, तो क्या वो जांच इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप की जो चेयरपर्सन है उनकी कोई इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप के कारण से थी, या आप किसी दबाव में ये काम कर रहे थे, जांच नहीं कर रहे थे? तो ये जब सारे सवाल अब उठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में सेबी की इंडिपेंडेंस और सेबी की जो अथॉरिटी है उसको बनाए रखने के लिए मेरी नज़र में भी ये उचित होगा कि सेबी जो सेबी जो चेयरपर्सन है माधवी बुच, वो इस समय सेबी से अपने पद से हट जाए। बड़ी बड़ी अहम बात कही आपने सर। ऐसे में सेबी प्रमुख का यह कहना है कि क्योंकि सेबी ने नोटिस इशू किया है मामले में, इसलिए चरित्र हनन की कोशिश है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चरित्र हनन की बात कहना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं था। सेबी चीफ को जो आरोप लगाए गए हैं, जो बात कही गई है उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दे सकती थी, उसका ऊपर सरकार को अपना एक्सप्लेनेशन भी दे सकती थी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये आप मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं, तो फिर वो आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। और हिंडनबर्ग को आपने नोटिस दिया हुआ है, उस नोटिस पे आप फैसला करेंगे। अगर आप बने रहते हैं तो आप क्या डिस्पैशनेटली, बिना इमोशनली प्रभावित हुए उन चीज़ों पे फैसला कर पाएंगे? ये सब
इनमें इमोशंस नहीं लानी चाहिए। इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए कि भाई कोई कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है या क्या कर रहा है। आपके कैरेक्टर का आप ज़िम्मेवार हैं, आपके कैरेक्टर पे कोई शक हो ना भी हो, लेकिन आपकी बतौर चीफ आपकी जो इंडिपेंडेंस है और आपकी जो अथॉरिटी है और जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, हम्म, अगर उसमें सवाल खड़े हो जाते हैं, तो उसको उसका फैसला करना ज़रूरी है, उसके हिसाब से काम करना ज़रूरी है, बिल्कुल। ना कि आपके कोई को कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। सुभाष सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अगर अदानी मामले की जांच खुद सेबी प्रमुख कर रही थी और अदानी के लिए इस्तेमाल किए गए फंड में ही निवेश था, जिसकी जानकारी तो उन्हें रही ही होगी, तो क्या नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के लिहाज से उन्हें खुद को इस जांच से अलग नहीं कर लेना चाहिए था? और एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि उनकी भूमिका पर ही अभी शक है कि वो उस जांच का हिस्सा थी कि नहीं थी, ये स्पष्ट नहीं है। देखिए, जो आप कह रहे हैं उसके अलावा एक बार सेबी की तरफ से वो एक्सपर्ट कमिटी और सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया कि हम जब जांच कर रहे हैं या सेबी जब जांच कर रही है, तो जो ये ऑफशोर फंड्स हैं जो विदेश में हैं, टैक्स हेवन्स में हैं, इनके बारे में जब हम जानकारी चाहते हैं, इनकी कौन ओनर है, बेनिफिशियल ओनरशिप वगैरह किसकी है, तो हमें बहुत दिक्कत आती है। वी हिट ए वॉल, इस किस्म का उन्होंने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया। ये बताने के लिए कि भाई इस तरह के फंड से इंफॉर्मेशन लेना, जानकारी लेना बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ जब अगर ये अब सामने आया है कि उस वो एक फंड जिसका इन्वेस्टिगेशन आप या सेबी कर रही थी, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप अपना इतना सारा पैसा ट्रस्ट कर रहे हैं उस फंड में, तो आपसे ज़्यादा बेहतर जानकारी उस फंड के बारे में या उस सिस्टम के बारे में आपको नहीं होगी तो किसको होगी? तो आपने क्या ये सोच समझ के कहा गया था, जानबूझ के कहा गया था या कोई ये बहाना था? तो ये जो सवाल उठ गए हैं, उससे जो इम्पार्शियलिटी और जो इंडिपेंडेंस है सेबी की, उसके बारे में जो सवाल खड़े हो गए हैं, वो मेरे ख्याल से सेबी की रेपुटेशन और मिसेस बुच की रेपुटेशन, वो बहुत काबिल अधिकारी हैं मेरी नज़र में, लेकिन उनकी जो रेपुटेशन है उस पे निश्चित रूप से बड़े सवाल उठ गए हैं। तो ऐसे में उनको इस जांच से अब वो अलग नहीं हुई, उसके बावजूद अब ये क्यों नहीं अलग हुई, अब अलग होंगी तो क्या हो सकता है? तो ये मुश्किल जो स्थिति बन गई है, वो स्थिति को बदलाव लाना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इस मेंढक नैतिकता के आधार पर आपको क्या करना चाहिए? नैतिकता पे भी और मेरे ख्याल से कानूनन दोनों रूप से मेरे हिसाब से तो उनको ये पद छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। एक और अहम सवाल बनता है सर कि सेबी के बोर्ड को इस मामले पर सेबी चेयरपर्सन की तरफ से सफाई दी जानी चाहिए, ताकि बोर्ड का उन पर भरोसा बना रहे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बोर्ड के प्रति भी तो है। ये भी देखिए एक ऐसा मसला है, संयोगवश ही है कि मैं भारत सरकार में सचिव था 2017 से 2019 के बीच में 2 साल, और वो मेंबर थी वहाँ पे। मुझे नहीं ध्यान पड़ता कि किसी किस्म के डिस्क्लोज़र बोर्ड के सामने लाए गए थे, उनके लिए या किसी और मेंबर के लिए। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड को एक्चुअली आज के दिन क्या पता है उनके बारे में, उन्होंने किस किस्म के डिस्क्लोजर किए हुए हैं, ये मुझे नहीं विश्वास होता कि बोर्ड को पूरी तरह से जानकारी है जो वो कह रही हैं कि हमने डिस्क्लोजर किए, या जो और डिस्क्लोजर होने चाहिए उसके बारे में बोर्ड को तो ये बोर्ड से अपेक्षा करें हम कि बोर्ड इसकी निष्पक्ष जांच कर लेगी, तो मेरे ख्याल से वो ये दिस इज टू मच टू एक्सपेक्ट। बिल्कुल। वो पर्याप्त उपयुक्त तरीका मुझे नहीं लगता है आज की स्थिति में। ठीक है सर, इस मामले पर सरकार की तरफ से ये कहकर इत्तिश्री कर ली गई कि सेबी ने जवाब दिया है बस, तो
क्या इतना पर्याप्त है कि सरकार ने ये कह दिया कि सेबी ने कह दिया अब हमें इस पे कुछ नहीं कहना? क्या वित्त मंत्री को आकर इस मामले पर भरोसा नहीं देना चाहिए था कि उनकी नजर में ये मामले उनकी नजर में है, उनके संज्ञान में है? बिल्कुल वित्त मंत्री को, भारत सरकार को इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। केवल ये कह देना कि सेबी ने और मिसेस बुश ने अपने सफाई दे दी है और सरकार को इसमें कुछ और नहीं कहना, ये ये एक्चुअली दो बड़े संदेह रेज कर देता है कि क्या सरकार भी इस चीज़ में शामिल है कि जो जांच धीरे हुई है या अभी तक पूरी नहीं हुई है, उस जांच में क्या सरकार की तरफ से भी कोई बात कही गई थी कि भाई आप इसको धीरे करिए? ये अब सवाल उठ सकते हैं। इसी तरह से सरकार का ये पूरी तरह से जिम्मेवारी है कि सेबी जो चीफ हैं, उनकी रेपुटेशन, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी इंडिपेंडेंस के बारे में किसी किस्म का संदेह नहीं होना चाहिए। तो सरकार को मेरे ख्याल से तो जितना जल्दी हो सके इस पूरे मसले पे अपना स्टेटमेंट देना चाहिए और मेरे ख्याल से तो उनको सेबी चीफ से कहना चाहिए कि इस स्थिति में जब तक ये पूरी तरह से जांच ना हो जाए, आप इस पद से अलग हो जाइए। और एक और साथ में सरकार को ये करना चाहिए कि किस तरह से जो अडानी ग्रुप के खिलाफ जो 24 आरोप लगे हुए थे और उसमें जो भी सेबी ने अभी तक जांच की है उसको, और जो जांच बाकी है उसको किसी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से, अब सेबी पे आप पूरी तरह से विश्वास अभी की स्थिति में नहीं कर सकते, और एक कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी, कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी है या कोई कमेटी है जिसमें जजेस शामिल हों, जिसमें ये लोग शामिल हों, मार्केट से जो एक्सपर्ट हैं, पुराने सेबी के ऐसे चीफ जिनके बारे में कोई शक और शुबहा नहीं है, वो जांच करके और ये सामने लाए देश के कि भाई देखिए ये जांच हुई है और ये जांच सही है और इसमें कोई किसी तरह का जो अगर गलती मिलती है तो उसके खिलाफ ये एक्शन लिया जाता है, और जो गलती नहीं मिलती है तो उसके बारे में साफ कर देना चाहिए कि ये चीज़ गलत नहीं है। तो अगर सरकार इस तरह का काम करती है तो मेरे ख्याल से सरकार की क्रेडिबिलिटी भी बनी रहेगी और बढ़ेगी। स्पष्टता देनी चाहिए क्योंकि करोड़ों निवेशकों का मामला है। सर, इस बीच सेबी चीफ माधवीपुरी बुच की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की ओर से रिव्यू किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों के मुताबिक बुच ने अपने 7 साल के कार्यकाल के दौरान एक कंसल्टेंसी फर्म से रेवेन्यू कमाना जारी रखा जो संभावित रूप से रेगुलेटरी अधिकारियों के लिए नियमों का उल्लंघन था। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप से जुड़े बुच की जांचों में उनके पिछले निवेशों के कारण हितों के टकराव का आरोप लगाया है। तो इस पे एक और सवाल बनता है आपसे सुभाष सर कि माधवीपुरी बुच के सेबी में रहते हुए उन्होंने जिस तरह अगोरा एडवाइजरी में हिस्सेदारी बनाई रखी और उससे रेवेन्यू भी हासिल किया, क्या ऐसे में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं बनता है? ये देखिए, एक तरह की रिलेशनशिप तो सामने आई थी पहले कि वो सिंगापुर वाली जो अगोरा है उसमें तो 100% की मालिक थी और जो हिंदुस्तान में अगोरा है उसकी वो 99% मालिक थी। वो कहती हैं कि मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया था और इस फर्म को डोरमेंट बना दिया था जब मैंने सेबी में ज्वाइन किया। अगर ऐसा सही है तो फिर वो उतना गंभीर आरोप नहीं रहता है। लेकिन अब जो दूसरे एविडेंस आ रहे हैं सामने कि ये फर्म कमाती रही, आमदनी इसमें आती रही और वो आमदनी में क्या उनको डिस्ट्रीब्यूशन मिला, कोई उनको फ़ायदा मिला, कोई उनको इनकम ट्रांसफ़र हुई या नहीं हुई, इसके बारे में मुझे अभी गंभीर और या रियल जानकारी नहीं है। ठीक। इसी तरह से ये भी देखना ज़रूरी होगा कि ये इनकम किससे आई, कौन था जिसने ये पेमेंट किया, क्या काम किया गया था, वो काम इन्होंने किया या इनके पति ने किया या किसी और दूसरे ने किया। तो ये जो सारी स्थितियां, ये देखने की जरूरत है। सर, मैं इसमें एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा कि क्या ये सेबी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सही था?
देखिए, रेगुलेटर्स का कोड ऑफ कंडक्ट बहुत साफ मेरे ख्याल से नहीं है। दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो ये कि भाई जो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो, और दूसरी जो अगर आपकी जो बिजनेस रिलेशनशिप है, क्योंकि आप जब वहाँ पे सेबी में ज्वाइन करते हैं या किसी और रेगुलेटर पद पे ज्वाइन करते हैं, तो आप होल टाइम के रूप में ज्वाइन करते हैं। आपका पूरा समय आप सरकार को, आप उस रेगुलेटर के पद को देते हैं। ऐसे में कोई और बिजनेस रिलेशनशिप आप जारी रखें, वो गलत है, वो टॉलरेबल नहीं हो सकता। अहम और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में चूंकि ये धारणा है कि भाई आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे इन्वेस्टमेंट्स को आप सेल ऑफ कर दीजिए, ठीक। उससे आपको नुकसान भी हो जाता है। हम्म। तो उसको आप किसी एक और लोग को इंटरेस्ट कर दीजिए, हाँ। या आप वो कर दीजिए कि भाई आप जी, जब तक इस पद पे हैं, तब तक आप उसको नहीं डील करेंगे। बिल्कुल। पद की तो गरिमा कम से कम बनी रहनी चाहिए और स्पष्टता बनी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा संस्थान जिस पर करोड़ों निवेशकों का भरोसा हो, जो करोड़ों निवेशकों के लिए नजीर पेश करता हो, अगर उसी संस्थान पर उंगली उठने लगे, उसी संस्थान के टॉप चेयरपर्सन पर उंगली उठने लगे, तो कम से कम नैतिकता के आधार पर आपको स्पष्टता देनी चाहिए और कम से कम पद तो छोड़ना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सुभाष सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।